हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरुणाचल वीकली करंट अफेयर सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 से 20 मार्च तक के कंबाइंड करंट अफेयर्स को। ये वीडियो आपको 2 दिन लेट मिल रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. Pandraithan Temple, which was seen in the news recently, is located in which Indian state or union territory? And the options here are West Bengal, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Gujarat. So the correct answer here is Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर में पंद्रेठन टेम्पल लोकेटेड है, जो कि 8th सेंचुरी का एक कल्चरल हेरिटेज साइट है, राइट। ये सिचुएटेड है बादामी बाग, श्रीनगर में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है। द चिनार कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैज रेजिमिनेटेड द साइट रिसेंटली, और इसीलिए ये चर्चा में है। So in this regard, the unit was accorded recognition by the National Monuments Authority, that is NMA, of the Ministry of Culture. The site hosts several figurines of 2nd century in the form of 2 large monolithic rocks, Shiva Lingams, 7 Gandhar style sculptures, among others. इमेज में आप देख सकते हैं 2 मोनोलिथिक रॉक्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा शिवलिंग यहाँ पे बना हुआ है, काफी खूबसूरत है, क्योंकि 2nd सेंचुरी की पुरातत्व धरोहर को संजोए हुए है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिसी एडवोकेसी आर्म फॉर द पावर एंड रिलेटेड सेक्टर्स फॉर्म्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पावर फाउंडेशन। जो पॉलिसी एडवोकेसी आर्म है पावर सेक्टर का, इसका नाम रखा गया है पावर फाउंडेशन। इसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी, एनईपीसीओ एंड एसजेवीएन, इन सबको मिलाकर पावर फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है एज अ सोसाइटी। So it serves as the primary policy advocacy arm for the power and related sectors. इसका एम है स्टेट्स और इंडस्ट्रीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशन के लिए असिस्ट करना, ताकि इंडिया का जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन गोल है उसे पूरा किया जा सके। आर.के. सिंह, द मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इज द सोसाइटीज चेयरपर्सन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA? द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे जी को, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, इन्हें NFRA के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. रिटायर्ड एज रेवेन्यू सेक्रेटरी इन फरवरी लास्ट ईयर। तो फरवरी लास्ट ईयर तक ये रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे, अब ये चेयरपर्सन बन गए हैं NFRA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as of March 2022, what is India's place in global list in terms of market capitalization? The answer is option number B, 5th पोजीशन है इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिस्ट में 2022 के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। So India's equity market is entered into the world's top 5 list, right? कंट्री का टोटल मार्केट कैपिटल है $3.21 ट्रिलियन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, $3.21 ट्रिलियन। जो फर्स्ट 4 प्लेसेस हैं उसमें पहले नंबर पर है यूएस, जिसका $47.32 ट्रिलियन है। फिर चाइना है $11.52 ट्रिलियन, देन जापान $6 ट्रिलियन, देन हांगकांग, और इसके बाद आता है इंडिया। So India is followed by UK, Saudi Arabia, Canada, France and Germany. Let's come to the question number 5. Rashtriya Indian Military College, seen in the news recently, is located in which Indian state? The answer is option number B, उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकेटेड है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। याद रखिएगा, ये भारत का सबसे पुराना मिलिट्री स्कूल है, और रिसेंटली इसके 100 साल पूरे हो गए हैं, 100th एनिवर्सरी थी, इसीलिए ये चर्चा में है। लोकेशन है देहरादून, उत्तराखंड में। इसका इनॉग्रेशन किया गया था मार्च 1922 में, इसलिए 2022 में इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। उस समय जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो RIMC इज द प्रीमियर फीडर इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, एजिमाला। It provides public school education to students in the age group of 11.5 to 18 years old. Come to the question number 6. Khel Mahakumbh. Khel Mahakumbh is a sports event held in which Indian state? The answer is option number A, Gujarat.
2022 में जो खेल महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया है वो गुजरात में किया गया है। ये 11th एडिशन है खेल महाकुंभ का, जिसे अहमदाबाद गुजरात में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इवेंट स्टार्ट किया गया 16 स्पोर्ट्स और 13 लेग पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था 2010 में। लेटर ये जो 16 स्पोर्ट्स है ये 36 जनरल स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, एंड 26 पैरा स्पोर्ट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन 2019। बट ड्यू टू कोविड-19 2019 के बाद से ये खेल महाकुंभ 2020 में नहीं हुआ था और अब जाके 2022 में इसका ऑर्गेनाइज किया गया है। बढ़ते हैं आगे। The Museum of the Future, which was seen in the news, is situated in which country? Museum of Future ये यूएई में सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं कितना हाई टेक इस म्यूजियम को बनाया गया है। दुबई जो कि ऑलरेडी बहुत ही हाई टेक एक एक्सट्रीमली एडवांस्ड डेवलप्ड कंट्री है, तो दुबई में पब्लिक व्यू के लिए अब इस म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को ओपन कर दिया गया है। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई। The museum claims to transport the visitors to the year 2071। मतलब म्यूजियम में जो चीजें दिखाई गई हैं वो ये जताती है कि 2071 में 2071 में हमारी दुनिया कैसी होगी, क्या हाई टेक्नोलॉजीज यहाँ पर होंगी। ये सारी चीजें इस म्यूजियम में पहले से इमेजिनेशन के थ्रू दिखाई गई हैं। To coincide with the centenary of the founding of UAE, it is a 7-story pillarless structure spanning an area of 30,000 square meter, is designed as a laboratory designed to promote innovation among the leading scientists। बाहर से आप इसका मॉडल देख सकते हैं, अंदर से आप इसकी चकाचौंध देख सकते हैं किस तरीके से इसे बनाया गया है। Now come to the question number 8. Halari. Halari is a breed of donkey. So this breed is native to which Indian state? So this is native to Gujarat. Option number A is correct answer. हलारी ब्रीड जो डंकी की है ये सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में पाई जाती है। क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि फिलहाल में जो हलारी ब्रीड है ये धीरे धीरे हमारे कंट्री में डिक्लाइन होती जा रही है। यूनियन मिनिस्टर परसोत्तम रुपाला जिन्होंने एक मीटिंग को प्रोसीड किया, मीटिंग ऑफ मालधारीज और ट्रेडिशनल हर्ट्समैन, तो जब इन्होंने इनसे बात की तो पता चला कि भाई हलारी डंकीज की जो पॉपुलेशन है बहुत कम हो रही है, तो किस तरीके से इसे कंजर्व किया जाए, ये व्यूज उन लोगों से मांगे गए। An animal fair with the best of Halari donkeys, gods of Kami and Bagri breeds will also be organized here. Question number 9. UL PIN, which was seen in the news, is a unique identification number related to which field? The answer is option number B. Land resources से related है UL PIN. UL PIN का full form है Unique Land Parcel Identification Number. It was recently launched for Assam. It was conceptualized under the Digital India Land Records Modernization Program of Department of Land Resources, ताकि लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स है वो सारे डिजिटाइज कर दिए जाएं और लोगों को ऑनलाइन ये सारी चीजें एक्सेस करने में आसानी हो। इस इनिशिएटिव के तहत एक 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक जियो स्पेशल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाएगा। इट इज सीन एज BHU आधार फॉर एवरी लैंड पार्सल ऑफ द स्टेट। The state aims to integrate all process around land records database under the mission Basundhara। तो मिशन वसुंधरा कहाँ पर चल रहा है? ये असम में चल रहा है। ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Which Indian city released a climate action plan and laid down 30-year roadmap to tackle challenges of climate change? The answer here is option number B, मुंबई, क्योंकि मुंबई उन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक एरियाज में से एक है जहां पर क्लाइमेट एक्शन प्लान की जरूरत है। बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान रिसेंटली रिलीज्ड a 30-year रोड मैप फॉर द सिटी टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ऐसा कई सारे रिपोर्ट्स में बताया गया कि 2050 तक इतना ज्यादा सी लेवल राइज हो जाएगा कि मुंबई का जो मेजर एरिया है वो सबमर्ज हो सकता है। राइट, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल का भी बताया जा रहा है। तो 30 ईयर के लिए एक रोड मैप क्लाइमेट एक्शन के लिए रिलीज किया गया मुंबई को प्लान करने के लिए। तो बृहद मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस प्लान को प्रिपेयर किया है विथ टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI इंडिया एंड द C40 सिटीज नेटवर्क। इस प्लान में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल्स होंगे जिसका एम होगा टुवर्ड्स जीरो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस और अ नेट जीरो टारगेट फॉर 2050।
The next question is Geneva Conventions, which was seen in the news recently, is related to which field? Geneva Convention related है rules for combatant behavior during a war. तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है. फिलहाल जो ऑनगोइंग वॉर चल रहा है रशिया का यूक्रेन के साथ, तो यहाँ पर several civilian infrastructure and non-combatants have been impacted. There is growing concern around the issue of human rights violation. इसके तहत वापस से जेनेवा कन्वेंशन लाइट में आए क्योंकि इन कन्वेंशन में बताया गया है कि क्या प्रोटोकॉल्स लेने चाहिए वॉर के समय में. तो जेनेवा कन्वेंशन 1949 में आए थे. इट इज अ ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ रूल्स. दैट्स व्हाई वी यूज कन्वेंशंस, राइट? And their additional protocols are international treaties that contain the most important rules limiting the barbarity of war. क्या करते हैं ये लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जो फाइट में पार्ट नहीं ले रहे हैं. सिविलियंस हैं, मेडिक्स हैं, वर्कर्स हैं, एंड दोज हु कैन नो लॉन्गर फाइट, जैसे कि वाउंडेड पर्सन, सिक पर्सन है, ट्रूप्स हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, उन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए कन्वेंशंस में कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं. पहला जेनेवा कन्वेंशन कहता है it protects wounded and sick soldiers on land during the war. Second Geneva Convention protects wounded, sick and shipwrecked military personnel at sea during the war. The third Geneva Convention applies to the prisoners of war, and the fourth Geneva Convention affords protection to civilians including in occupied territory. राइट? तो अभी क्या हो रहा है कि भाई लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है. तो इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ये जेनेवा कन्वेंशन के जो रूल्स है वो याद दिलाए जा रहे हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अ आयरन एज स्टोन नोन एज मेनहिर ऑफ वाइट कलर हैज बीन अनअर्थड इन इंडियन स्टेट. तेलंगाना में एक वाइट कलर का आयरन एज स्टोन मिला है जिसका नाम है मनहिर. ये देख सकते हैं आप इमेज में. ये जो मिला है ये इलारीगुडम हैमलेट ऑफ महाबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में मिला है. इट वाज नोटिस्ड ड्यूरिंग अ सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड हेरिटेज remains under preserved heritage for posterity program. As per archaeologists, menhir belong to Iron Age. It is 3500 year old and it is erected in memory of a dead person, right? So this is all about menhir. बढ़ते हैं आगे. Question number 13. Which is the first state in the country to use crop diversification index? The answer is option number B, तेलंगाना. तेलंगाना में पहली बार, पूरे देश में पहली बार तेलंगाना गवर्नमेंट एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही है, एक इंडेक्स बनाने की कोशिश कर रही है जिसका नाम होगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स. According to this index, the state grows 77 varieties with about 10 crops, जिसमें mostly grains हैं, preferred for diversification. The index will serve as a base for future crop diversification in the state. Come to the next question. Which union ministry implements the credit guarantee scheme for subordinate debt? The answer is option number B, Ministry of MSME. तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेट इस इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा. मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड किया है एक और साल के लिए इस गारंटी स्कीम को, मार्च 31, 2023 तक के लिए. ये ऑलरेडी ऑनगोइंग था. ये जो डिस्ट्रेस एसेट्स फंड थे, सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस एमएसएमईज, ये मई 2020 में रिलीज किए गए थे ताकि जो एमएसएमई डूब रही हैं, जिनके पास डिस्ट्रेस्ड एसेट्स है, मतलब उनका पैसा डूब चुका है, वो अपना जो कर्ज है, जो डेब्ट है वो नहीं चुका सकते हैं, उन्हें एक क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के द्वारा, ताकि वो वापस से रिवाइव हो सके और उनके जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है उन्हें रिवाइव किया जा सके. अगर वो रिवाइव होंगी, उनको बेनिफिट होगा, तो बाद में वो अपना लोन भी चुका सकती है. राइट? तो गवर्नमेंट खुद ही उन्हें रिवाइव करने की कोशिश करती है ताकि गवर्नमेंट का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो कम से कम हो सके. तो द स्कीम इज फॉर SMA2 एंड एनपीए अकाउंट्स व्हिच आर एलिजिबल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग. तो कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनका रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, जिन्हें वापस से रिवाइव किया जा सकता है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 15.
Which country is the largest importer of arms globally as per CIPRI's Trends in International Arms Transfer 2021 report? The answer is option number B, India. इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का ग्लोबली। ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा की गई है, जो कि बताती है कि आर्म्स के ट्रांसफर में क्या ट्रेंड चल रहा है। So as per the report, India remains the largest importer of arms globally. Most of the India's defense imports comes from Russia. We all know that कि रशिया जो है उसका डिफेंस सेक्टर काफी स्ट्रेंथन है, काफी स्ट्रॉन्ग है हमेशा से ही। तो इंडिया ज्यादातर अपने मिसाइल, ज्यादातर एयरक्राफ्ट रशिया से इंपोर्ट करती है। So India has been pushing for indigenous development in defense equipment and allotted 68% of the capital budget for 2022-23 for domestic manufacturing industry. तो अब इंडिया को लगता है कि हमें खुद ही घरेलू तौर पे ये सारी चीजें बनानी चाहिए ताकि हम दूसरे किसी भी कंट्री पे डिपेंड ना रहे। तो 2022-23 का जो बजट है उसमें 68% कैपिटल बजट डिफेंस के लिए एलोकेट किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पर रिसर्च हो सके और नए नए इक्विपमेंट्स बनाए जा सके। Come to the question number 16. Which day has been declared by the UN as International Day to Combat Islamophobia? मार्च 15 को हर साल यूएन का इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया सेलिब्रेट किया जाता है। यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 15 मार्च को और उसी दिन से ये दिन सेलिब्रेट किया जाने लगा। क्या होता है इसमें बेसिकली एम्फसाइज किया जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ पे, ताकि कोई भी कंट्री किसी भी बंदे को या किसी भी इंसान को, इंडिविजुअल को फोर्स ना करे किसी रिलीजन को अडॉप्ट करने में। कई बार ऐसा हुआ है कि जो इस्लाम रिलीजन है फोर्स किया गया कि आपको इस्लाम को अडॉप्ट करना होगा, तो ऐसे में क्या होता है इंडिविजुअल्स में इंटॉलरेंस और डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 15 को अवेयरनेस फैलाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल? पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया गया है टोयोटा के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल named Toyota Mirai. It is first of its kind project in India that aims to create an ecosystem for fuel cell electric vehicles in the country. ये completely हाइड्रोजन से इसे पावर मिलेगा और इको फ्रेंडली होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ग्रीन ट्राइंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी वाज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? तो ग्रीन ट्राइंगल जिसे महात्मा गांधी के नाम पर इनॉग्रेट किया गया है ये मेडागास्कर में है। इट वाज jointly inaugurated in Madagascar's capital Antananarivo to commemorate India's 75th year of independence. The greening the area meets the objective of urban municipality of Antananarivo to create the maximum green space in the capital city of Madagascar. Right? तो महात्मा गांधी ने शुरू से ही ये मोटिव रखा था कि हम पीस की तरफ चले, ग्रीनरी की तरफ चले, हम कम से कम पॉल्यूशन करें। तो उनके जो आइडियोलॉजी थी उन सभी को ध्यान रखते हुए, जैसे उन्होंने स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, तो स्वच्छता पे उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखते हुए मेडागास्कर के कैपिटल सिटी में ग्रीन ट्राइंगल इनॉग्रेट किया गया है ताकि वहाँ पर ग्रीन जो टारगेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किए जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which country recently passed Sunshine Protection Act making daylight saving time permanent? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यूएसए। यूएसए ने सनशाइन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डेलाइट सेविंग टाइम को परमानेंट कर दिया गया है। तो यूएस का जो सीनेट है उन्होंने एक लॉ पास किया जिसमें कहा गया कि डेलाइट सेविंग टाइम परमानेंट रहेगा। इट हैज स्क्रैप्ड द बायएनुअल प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग क्लॉक्स फॉरवर्ड एंड बैक कोइंसाइडिंग विद द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ विंटर। तो क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली में है क्या डेलाइट सेविंग? आप देखिए जो पिंक कलर से आपको रीजन्स नजर आ रहे हैं ये सारे टेम्परेट रीजन्स हैं। टेम्परेट रीजन है तो क्या होता है जब सन नॉर्थवर्ड होता है, उत्तरायण होता है सूर्य, तो ऐसे में यहाँ पे दिन बहुत बड़े होते हैं, और जब सन साउथवर्ड्स होता है तो नॉर्थ वाले जो दिन है वो बहुत छोटे हो जाते हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं।
तो ऐसे में क्या करते हैं ये, जब इनके दिन बड़े होते हैं तो ये डे लाइट को सेव करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जनरली सुबह के 6 बजे दिन हो रहा है, ठीक है, सुबह के 6 बजे अगर सनशाइन हो रहा है तो आप सुबह 6 बजे उठोगे, ठीक। लेकिन अगर कहीं पे सुबह के 4 बजे दिन हो रहा है, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे भी अगर दिन हो रहा है, तो लोग घड़ी देख के काम करते हैं। लोगों को लगता है कि अरे अभी तो 4 साढ़े 4 बजे, भले ही बाहर दिन हो गया हो, लेकिन अगर उनको सुबह के 4 दिख रहे हैं और उसी हिसाब से शाम को फिर अंधेरा भी जल्दी होगा, तो लोग क्या करते हैं, सुबह तो अपने टाइम पे ही उठते हैं, लाइक उनको 6 बजे उठना है तो वो 6 बजे ही उठेंगे, लेकिन शाम को जल्दी अंधेरा हो जाने की वजह से लोगों को जल्दी घर आने का जरूरत होती है, राइट। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, अपनी वॉचेस को फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने अगर सुबह 4 बजे दिन हो रहा है तो ये अपनी वॉच को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देंगे और ये क्या करेंगे, जनरली सुबह जब 4 बजने चाहिए उस समय ये 5 या 5:30 बजा देंगे, ताकि लोगों को लगे कि भाई 5-6 बज गई है तो अब हमें उठ जाना चाहिए। और ऑफिस गोइंग जो लोग होते हैं वो सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं, उसी के हिसाब से फिर शाम को वो जल्दी भी वापस आ जाते हैं। तो घड़ी की सुइयां बदलने से लोगों की मेंटलिटी चेंज होती है और वो अपने दिन के समय को सेव कर लेते हैं, यानी सुबह जल्दी उठ के काम पे लग जाते हैं और रात को जल्दी वापस घर आ जाते हैं। विंटर्स में वहीं उल्टा हो जाता है कि रातें बहुत लंबी होती हैं तो क्लॉक्स को वापस से अपने टाइम पे कर दिया जाता है। तो दिस इज डे लाइट सेविंग, और इस मैप में आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे डे लाइट सेविंग टाइम का कॉन्सेप्ट चलता है, राइट। So this is all about today. Thank you so much guys and stay connected with Edinaj.